Hello everyone, welcome to my classroom. Study Pharmacy with Rohit Kumar Trivedi. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more pharmacy educational videos. हेलो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। इससे पहले हम लोग टैबलेट का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एडवांटेजेस हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ पार्ट 2। दिस पार्ट 2 विल इंक्लूड द टैबलेट एक्सिपिएंट्स। ठीक है, टैबलेट में ड्रग के अलावा हम लोग काफ़ी सारे अलग अदर इंग्रेडिएंट्स का भी यूज़ करते हैं जो कि नॉन ड्रग कंपोनेंट भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये टैबलेट को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो भी ये कंपोनेंट होते हैं कलेक्टिवली इनको एक्सिपिएंट बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ आवर ड्रग और एपीआई यू कैन से, जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बीमारी के डायग्नोस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, एक डोजेस फॉर्म के अंदर, जैसे टैबलेट, कैप्सूल या सिरप्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ एक डोजेस फॉर्म में ड्रग के साथ साथ और एपीआई के साथ साथ उसमें कुछ अदर इंग्रेडिएंट भी होते हैं जो कि नॉन ड्रग कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, इनका कोई थेरेप्यूटिक बेनिफिट तो नहीं होता है डायरेक्टली, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, पर ये इस जो ड्रग हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इस ड्रग को कंज्यूम करने लायक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग पाउडर की फॉर्म में, हम लोग टैबलेट को तो हम लोग सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, पर उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो जनरली पाउडर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उस ड्रग जो पाउडर फॉर्म में है उसको टैबलेट जैसी अपीयरेंस देने के लिए, एक टैबलेट फॉर्म उसको देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। ठीक है, तो इन इंग्रेडिएंट्स को ही हम लोग एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सिपिएंट किसी भी डोजेस फॉर्म के वो कंपोनेंट होते हैं जिनकी खुद की थेरेप्यूटिक वैल्यू तो नहीं होती है, पर ये जो ड्रग होती है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है, उसको कंज्यूम करने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जनरली फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव या बहुत ही लेस एक्टिव होते हैं। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लगभग ना के बराबर एक्टिव है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हर डोजेस फॉर्म की बात अगर हम लोग करें, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, पाउडर्स हो गया, सोल्यूशंस हो गया, काफ़ी तरीके की हमारे डोजेस फॉर्म्स आती हैं। तो हर डोजेस फॉर्म में एक्सिपिएंट्स जरूर होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देयर मेडिसिनल एजेंट, ड्रग और एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा। ठीक है, तो इनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है एक डोजेस फॉर्म में। अब अगर जब हम लोग टैबलेट एक्सिपिएंट की बात करते हैं, तो टैबलेट में कुछ स्पेसिफिक एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि उसको कंप्रेशन से लेकर के फाइनल टैबलेट की फॉर्म में बनाने में हेल्प करते हैं और उनको कुछ स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ एक्सिपिएंट को डिस्कस जरूर करेंगे, जैसे डाइलुएंट्स हो गया। ठीक है, दीज आर दी एक्सिपिएंट्स फॉर टैबलेट्स ओनली। ठीक है, जैसे डाइलुएंट्स हो गया, ग्लाइडेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, बाइंडर या एडेसिव भी हम लोग उसमें ये यूज़ करते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या डिसइग्रेंट्स भी यूज़ करे जाते हैं, एंटी अडेरेंट यूज़ करे जाते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करे जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करे जाते हैं और स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो एक टैबलेट में एक मेडिसिनल एजेंट या ड्रग के अलावा काफ़ी सारे अलग कंपोनेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं जिनको हम लोग एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये फिनिश प्रोडक्ट में आ जाते हैं जो कि उस फिनिश प्रोडक्ट को उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आइडियल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें कि एक आइडियल टैबलेट एक्सिपिएंट में क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसका हमारी बॉडी में कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सिर्फ ड्रग का होना चाहिए किसी भी डोजेस फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा जो भी एक्सिपिएंट हम लोग किसी डोजेस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होने चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग किसी एक्सिपिएंट को किसी टैबलेट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो वो जो एक्सिपिएंट है वो कहीं हमारी टैबलेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ना ख़राब कर दे, हमारी टैबलेट जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आएगा उसमें किसी भी तरीके की अनस्टेबिलिटी न ले आए। ये अनस्टेबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे फार्माकोलॉजिकली हो सकती है, चाहे फिजिकल हो सकती है, चाहे केमिकल हो सकती है। ठीक है, तो एक एक्सिपिएंट को स्टेबल होना जरूरी है फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से। ठीक है, उसके अलावा जो भी एक्सिपिएंट हम लोग यूज़ करेंगे वो एक्सिपिएंट अपने आप में प्योर फॉर्म में होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें, तो जो ये टैबलेट्स हैं, इसमें जो भी एक्सिपिएंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसी ड्रग की जो एक्टिविटी है,
ठीक है, जो एफिकेसी है उसकी, जो उसका तरीका है ये सर्कुलेशन तक पहुंचने का और हमारी बॉडी में इफेक्ट दिखाने का, ये किसी भी तरीके से उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे। ठीक है, टैबलेट में जो ड्रग है उसकी जितनी बायो अवेलेबिलिटी है वो बायो अवेलेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि ड्रग की जो अमाउंट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचती है, ठीक है, हम लोग सपोज अगर हमने 100 mg खाया तो ओवरली अगर कंज्यूम किया तो 100 का 100 mg हमारे सर्कुलेशन में नहीं जाता है। ठीक है, उसका कुछ फ्रैक्शन उस पूरी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में ख़राब हो जाता है या मेटाबॉलिज्म उसका हो जाता है या उससे केमिकल कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, और जो फ्रैक्शन ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है तो उस ड्रग की जो अमाउंट होती है वो अमाउंट ही हम लोग उसकी बायो अवेलेबल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए, अपना इफेक्ट दिखाने के लिए। ठीक है, अगर 100 mg हम लोगों ने सपोज खाया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलेशन में 100 mg ही पहुँचे। ठीक है, ये डेफिनेटली कुछ कम अमाउंट में हमारे सर्कुलेशन में पहुंचता है, जो कि वेरी कर सकता है हमारा 99.99% से लेकर के इवन 10% भी ये हमारे सर्कुलेशन तक पहुंच सकता है। डिपेंड करता है कि हमारी ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस तरीके का उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। ठीक है, कुल मिला के बाद हमको ये बोलनी है कि जो भी हमारा जो एक्सीपिएंट है वो हमारी ड्रग की किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को इंटरफेयर ना करें। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें एक्सीपिएंट की, तो हमारा जो एक्सीपिएंट है वो जितनी भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, या जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हम लोग आईपी की बात करते हैं, बीपी की बात करते हैं, जो भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं अपने फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, तो उसमें जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो उस स्टैंडर्ड्स को मीट करें। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली लो कॉस्ट होना चाहिए या कम एक्सपेंसिव भी होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, वो सस्ता ही रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हमने अच्छा एक्सीपिएंट डाल के उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया। ठीक है, तो एक अच्छा एक्सीपिएंट वही है जो कि सस्ता भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को अफेक्ट डालेगा। ठीक है, दूसरा कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ से हमारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जहाँ से हमको अथॉरिटीज़ के लिए अप्रूवल वगैरह लेने होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे यूएस FDA की हम लोग बात करते हैं, तो ये उनके स्टैंडर्ड्स पे भी मीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं एक फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट की बोलें या टैबलेट एक्सीपिएंट्स की बोलें। आगे हम लोग बात करते, अब हम लोग इंडिविजुअल एक्सीपिएंट्स पर आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला एजेंट हमारा क्या है, डाइलुएंट। ठीक है, डाइलुएंट या इनको हम लोग बल्क इन्हेंसर्स भी बोलते हैं और इनको हम लोग फिलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नाम से ही हमको पता चल रहा है ये क्या करेंगे, इसको हम लोग ड्रग्स के साथ में मिक्स करते हैं जो कि उसके बल्क को बढ़ाने का काम करता है। इसका जो जनरली जो यूज़ है कि क्यों हमको एक बल्क इन्हेंसर की ज़रूरत पड़ती है, जनरली या ऑलमोस्ट हर बार हमारा जो ड्रग है वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होता है। ठीक है, और जो जितनी कम अमाउंट होगी उसको मेज़र करने में हमको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उससे डोजेस फॉर्म बनाने में हमको फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सपोज हमको ड्रग सिर्फ 1 mg चाहिए और हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 1 mg की कोई टैबलेट फॉर्म कर पाए, तो इसलिए उसका जो बल्क है वेट बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ डाइलुएंट या बल्क इन्हेंसर्स का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल इनर्ट मटेरियल होते हैं, इनका हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना ही ये हमारी जो ड्रग की है उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब इनको जब हम लोग प्रॉपरली मिक्स करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो मास आप लोग अल्टीमेटली हमको ऑब्जर्व होगा वो बढ़ा हुआ मास होगा, डाइलुएंट्स का मास हो गया प्लस हमारा जो API है उसका मास। अब इस मास से हम लोग जब टैबलेट बनाएंगे हमको टैबलेट बनाना आसान होगा। दूसरा, जब भी हम लोग ये मिक्सिंग करते हैं तो ये मिक्सिंग जियोमेट्रिक मिक्सिंग करनी होती है हम लोगों को, जिससे कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग अचीव हो। जब भी हम लोग कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी मिक्सिंग हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा उनमें जो कंपोनेंट होंगे उनकी अमाउंट वेरी करेगी। ठीक है, इसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट या कोई भी इफेक्ट हमारी बॉडी में ना दिखाए। ठीक है, डाइलुएंट से अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें, कॉमन एग्जांपल की इसमें मैनिटॉल हो गया, लैक्टोज, सॉर्बिटॉल, ठीक है, सुक्रोज या स्टारडेक्सोज का यूज़ किया जाता है। इसमें MCC या माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज का भी यूज़ करा जाता है। जनरली इसका यूज़ हम लोग करते हैं प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स पर। प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जो ड्रग को अपने में से रिलीज़ एकदम से नहीं करेंगी, ये टाइम लेती हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन तक ये ड्रग के फिक्स अमाउंट अपने में से रिलीज़ करती हैं। ठीक है, तो ये तुरंत ही डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं, इनके डिसइंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो उनको हम लोग प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स बोलते हैं। और इसमें जिस डाइलुएंट का या बल्क एनहांसर्स का हम लोग यूज़ करते हैं उसको जनरली HPMC में यूज़ करा जाता है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बाइंडर्स की तरफ। बाइंडर्स एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है टैबलेट एक्सिपिएंट्स में। इनको हम लोग एडेसिव भी बोलते हैं, जैसे कि नाम से ही हमारा हमको पता चल रहा है कि ये जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग ग्रेन्युलेटिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। ग्रेन्युलेटिंग एजेंट्स मतलब जो कि ग्रेन्यूल्स बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। जनरली ये ऑब्जर्व करा गया है कि जो पाउडर होता है, ठीक है, जो पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रेन्यूल्स। जो दानेदार चीज़ें होती हैं उनकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको इन ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए कोई लिक्विड्स हम लोग, ये ग्रेन्युलेटिंग एजेंट्स उसमें हम लोग मिक्स करते हैं, जो कि एक छोटे छोटे मास के एग्रीगेट्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब एक ग्रेन्यूल में सपोज ये हमारा एक ग्रेन्यूल है और इस एक ग्रेन्यूल में काफ़ी सारे हमारे पाउडर के पार्टिकल्स के एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे के सारे जुड़ेंगे तब जाकर के हमारा ये एक बड़ा ग्रेन्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो पाउडर के काफ़ी सारे पार्टिकल्स मिल करके एक बड़े साइज के ग्रेन्यूल्स बनाते हैं और ये ग्रेन्यूल की जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो अच्छी होती है। और दूसरा रीज़न इन बाइंडर्स को डालने का ये भी है कि जब हम लोग कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन मतलब जब ये ग्रेन्यूल्स को या पाउडर को हम लोग टैबलेट की फॉर्म में कंप्रेस करते हैं, तो उस टाइम पे कंप्रेशन के बाद जो इंटीग्रिटी है, जो कोहेसिवनेस है, मतलब जो पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें, उसके लिए भी हम लोग इसमें बाइंडर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि जो टैबलेट फॉर्म हमने करी है वो टैबलेट एज इट इज़ बनी रहे, ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ उसमें रहे कि वो अपनी फिजिकल इंटीग्रिटी को बनाए रखे। तो इसलिए हम लोग इसमें बाइंडर से एडेसिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए भी इनका यूज़ करा जाता है, ठीक है। ग्रेन्यूल्स हम लोग क्यों बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स की प्रॉपर्टी अच्छी होती है और कभी कभार जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो डायरेक्टली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, इसलिए उनको एक बार ग्रेन्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। दूसरा जो पाउडर्स होते हैं उनमें वेस्टेज ज़्यादा होता है जबकि ग्रेन्यूल्स में वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग के टाइम पे पाउडर इधर उधर उड़ जाता है, लोगों पे इफेक्ट डाल सकता है, इनहेलेशन के थ्रू उनकी बॉडी में चला जाए, तो इसलिए उनको ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करा जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी आसानी होती है हमको मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में, ठीक है। तो पाउडर की कंपैरिजन में ग्रेन्यूल्स की थोड़ी हैंडलिंग आसान भी है, एक तरीके से हम लोग बोलें तो। एग्जांपल की हम लोग बात करें तो अकेसिया म्यूसिलेज हो गया, ग्लूकोज हो गया, जिलेटिन हो गया, पीवीपी पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन या पोविडोन हो गया, ठीक है। और इवन ट्राइगाकैंथ का भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ बाइंडर और अडेसिव एजेंट, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरफ। नाम से हमको पता चल रहा है कि ये डिसइंटीग्रेट करेगा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, ठीक है। एक जो इंटैक्ट टैबलेट है, ठीक है, जैसे आपने देखी होगी जब हम मार्केट से खरीदते हैं, जैसे उसको ओरली हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमारे स्टमक में वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल की फॉर्म में टूटने लगती है, और जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इस ब्रेक डाउन के लिए, इसको तोड़ने के लिए, उसको हम लोग डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या डिसइंटीग्रेंट बोलते हैं। ये डिसइंटीग्रेंट को जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो भी टैबलेट हमने कंज्यूम करी है उसका डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन होना जरूरी है, तभी जाकर के उसमें से ड्रग रिलीज हो पाएगी और वो ड्रग फिर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इससे बढ़ेगी, ठीक है। और क्योंकि हम लोग बाइंडर्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, एडेसिव्स का यूज़ कर रहे हैं, तो कभी कभार ये हो जाता है कि एकदम से डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाता, तो उस डिसइंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या डिसइंटीग्रेंट्स का यूज़ करते हैं हमारी टैबलेट फॉर्मुलेशंस में, जो कि हेल्प करता है टैबलेट के जल्दी डिसोल्यूशन में, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कॉमन एग्जाम्पल हमारे स्टार्च हो गया, क्रॉस पोविडोन हो गया, ठीक है, क्रॉस कार्मिलोस सोडियम हो गया, SLS या सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया, इवन एल्जिनिक एसिड का भी यूज़ करा जाता है। जिस पे भी ये स्टार मेंशन करा हुआ है ये सुपर डिसइंटीग्रेंट्स है, ठीक है, क्रॉस पोविडोन या क्रॉस कार्मिलोस सोडियम। ये क्या करते हैं कि जैसे ही लिक्विड या फ्लूइड के कांटेक्ट में आएंगे तो तुरंत ही डिसइंटीग्रेट करने का काम शुरू कर, जैसे कि आपने डिस्प्रिन में देखा होगा, जैसे गिलास में हम लोग पानी है हमारा, जैसे हमने टैबलेट्स में डाली तो एकदम से उसमें बबल्स आते हैं और वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो सुपर डिसइंटीग्रेंट्स वाले होते हैं जो एकदम से टैबलेट को तोड़ने का काम करते हैं इजी डिसोल्यूशन के लिए, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के लिए। आगे ग्लाइडेंट की हम लोग बात करते हैं। ग्लाइडेंट क्या होते हैं कि ये वो कंपोनेंट होते हैं, वो एक्सिपिएंट होते हैं किसी भी टैबलेट प्रोडक्ट के, जो कि ग्रेन्यूल्स की या पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होते हैं तो पाउडर्स को हॉपर्स में से गुजर के डाई कैविटीज़ की तरफ बढ़ना होता है। अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है ग्रेन्यूल्स की या पाउडर की, तो क्या होता है कि वो उन पाइप्स से जो मटेरियल फ्लो हो रहा है वो फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता सफिशिएंट अमाउंट में, उसमें से जो मटेरियल है, चाहे पाउडर है चाहे ग्रेन्यूल्स है, वो डाई कैविटी में नहीं जा पाते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है तो ये उसको हॉपर का जो पैसेज है पूरा, ये उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्लाइडेंट्स डालने ज़रूरी हो जाते हैं। ग्लाइडेंट्स के एग्जाम्पल में हमारा कॉर्न स्टार्च हो गया, कोलाइडल सिलिका हो गया और इवन टैल्क हो गया। ग्लाइडेंट्स में आपको ये याद रखना है कि ये पाउडर मटीरियल या ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? उनके बीच का फ्रिक्शन को कम करके, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सिपिएंट की, एंटी अडेरेंट।
ठीक है। एंटी अडेरेंट नाम से हमको पता चल रहा है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, अडेरेंस मतलब कि जो अडेसिवनेस है, ठीक है, जो चिपकना है उसको लेकर के, मतलब ये वो मटेरियल होते हैं जो कि टैबलेट्स को जब प्रोसेसिंग हो गई है हमारी डाई कैविटीज़ के अंदर, ये हमारी डाई कैविटी के अंदर टैबलेट फॉर्म हो गई है। यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया, ये हमारा अपर पंच हो गया और ये हमारा हो गया लोअर पंच, ठीक है। तो अपर पंच ने कंप्रेस किया, फिर लोअर पंच क्या करता है, इसको पुश करता है और बाहर यहाँ से धकेल देता है हमारी टैबलेट को, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या है कि जब हमारा पंच, अपर पंच जब ऊपर जाता है तो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो ये टैबलेट का जो ये वाला पोर्शन है ये इस पे चिपक जाता है, ठीक है, एक तरीके से ये इसमें चिपक जाता है, ठीक है। और इसका कुछ पोर्शन टैबलेट के जो अपर पंच है उस पर ही चिपक जाता है, ठीक है। और वो पिकिंग जनरली वो टैबलेट्स में से उतना पोर्शन निकल आता है, ठीक है, जिसकी वजह से टैबलेट्स में डिफेक्ट आ जाते हैं और वो टैबलेट हमारी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग एंटी अडेरेंट उसमें डालते हैं। ये एंटी अडेरेंट क्या करते हैं कि जो टैबलेट पंच हो गई है डाई कैविटी में, ये उसको डाइस के साथ में या पंचेस के जो टॉप्स होते हैं, ठीक है, उनमें चिपकने नहीं देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर टैबलेट बनती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मैग्नीशियम स्टीयरेट, स्टार्च और टैल्क का इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एज अ एंटी अडेरेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, ठीक है। अगला हमारा है क्या, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स नाम आप जानते भी होंगे, लुब्रिकेंट्स का काम होता है फ्रिक्शन रिड्यूस करना। जनरली ये फ्रिक्शन रिड्यूस करना, जनरली हमारी जो डाई कैविटीज़ हैं, ये डाई कैविटीज़ की जो वॉल है, ये हमारी टैबलेट फॉर्म हो चुकी है डाई कैविटी के अंदर, अब इसको इसमें से बाहर भी निकालना है, ठीक है। अब बाहर निकालने के लिए क्या है, हमारा अपर पंच वो नीचे से पुश, सॉरी लोअर पंच नीचे से पुश करेगा और इस टैबलेट को पुश करके यहाँ से डाई कैविटी से बाहर निकाल देगा। पर कभी कभार अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो टैबलेट का जो वॉल का पोर्शन है डाई कैविटी के साथ में जो लगा हुआ है वो डैमेज हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से टैबलेट हमारी टूट भी सकती है और ईजिली एग्जिट वहाँ से नहीं हो पाती। तो इसलिए हम लोग लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं जो कि इनकी सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और हमारी टैबलेट क्या है, एकदम आसानी से डाई कैविटी से बाहर निकल आती है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम स्टीयरेट, जिंक स्टीयरेट, मैग्नीशियम स्टीयरेट, लिक्विड पैराफिन एंड MLS मैग्नीशियम लॉरेल सल्फेट का यूज़ किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट आप जानते ही हैं, जनरली आपने कई तरीके की कलर की टैबलेट्स मार्केट में देखी होंगी, कंज्यूम भी शायद करी होंगी, ठीक है। मैंने कोशिश करी है यहाँ पे फिगर में कुछ कलर टैबलेट्स को, अलग अलग शेप्स के टैबलेट्स को दिखाने की, ठीक है। तो ये कलरिंग एजेंट जो हैं ये टैबलेट को अट्रैक्टिव कलर्स देने में हमारी हेल्प करते हैं। इसमें हम लोगों को अप्रूव्ड कलर्स यूज़ करने होते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से हमने कुछ भी कर लिया। तो जैसे FDA एंड सी फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज, स्पेसिफिक डाइज होती हैं, कलर्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक नंबर होते हैं, अप्रूव्ड डाइज, इनका यूज़ ही हम लोग कर सकते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। इसके अलावा ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज अलग कैटेगरी है, इसमें जो भी कलर्स यूज़ मेंशन है उनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं अपने टैबलेट्स को डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स देने में। उसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट भी है, अच्छा उसको फ्लेवर देने के लिए जनरली ये उन टैबलेट्स में यूज़ करा जाता है जिनको माउथ में हम लोग लॉन्ग टर्म तक रखते हैं, जैसे हमारी च्यूएबल टैबलेट्स हो गई, ठीक है, या फिर ऐसी टैबलेट जिनको माउथ में ही हमको डिज़ोल्व करना होता है, तो उसमें फ्लेवर अच्छा होना ज़रूरी होता है। अगर अच्छा फ्लेवर नहीं होगा तो पेशेंट उसको ज़्यादा देर तक अपने मुंह में नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो इसमें मेंथॉल हो गया या पेपरमिंट ऑयल्स वगैरह, इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वीटनिंग एजेंट, अच्छा स्वीट टेस्ट टैबलेट में देने के लिए यूज़ करा जाता है। आपने मे भी खाई भी होंगी स्वीट मीठे जो टेस्ट के टैबलेट्स होती हैं, ये भी वही है कि इनका यूज़ भी लिमिटेड है। उन्हीं टैबलेट्स में जनरली यूज़ करते हैं जिनको माउथ में हम लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक रखते हैं, चाहे वो च्यूएबल टैबलेट होंगी, चाहे माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स हो गई, ठीक है। बच्चों के लिए इसका ज़्यादा यूज़ करा जाता है, जिसमें सैकरीन हो गया, मैनिटॉल हो गया, एस्पार्टेम का यूज़ करा जाता है। जनरली जो हमारा सैकरीन है, ठीक है, सैकरीन एक कार्सिनोजेनिक एजेंट के तौर पे भी प्रूव हुआ है, मतलब जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए इसका यूज़ अब कम हो गया या बंद हो गया है, ठीक है। दूसरा है, इसको कंज्यूम करने के बाद बिटर टेस्ट सा पेशेंट को फील होता है, तो इसलिए एस्पार्टेम का यूज़ करते हैं। ये सैकरीन का एक सब्सटीट्यूट है, ठीक है। अब हम लोग एस्पार्टेम का यूज़ करते हैं एज ए स्वीटिंग एजेंट और इवन मैनिटॉल का यूज़ भी करा जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टैबलेट एक्सिपिएंट्स स्टडी फार्मेसी विद रोहित कुमार त्रिवेदी, फार्मेसी, शिवालिक कॉलेज फार्मेसी देहरादून। आप लोग जरूर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें लेटेस्ट फार्मेसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं रोहित कुमार त्रिवेदी के नाम से, ठीक है। और इवन यू कैन व्हाट्सएप मी और मैसेज मी, अगर आपको किसी तरह को इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर के, यू कैन